अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कल का दिन जो है आपने अच्छे से गुजार लिया है, कोई मसले मसाइल नहीं हुए, घरों को आप पहुंच चुके थे। ज्यादातर लोग जो है वैसे घरों में रहे थे क्योंकि छुट्टी थी। आप वैसे घर में थे, यहाँ से निकलने के बाद क्या किया आपने? छुट्टी नहीं थी, वैसे थोड़ा मिक्स प्लेटर था। आप तारुफ कराना भूल गई। मेरा नाम है आयशा यूसुफ, ये है इमरान हसन। इमरान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप पूछिए कहाँ पे था? हाँ जी, कहाँ थे आप? मैं इधर ही था। वैसे बहुत सारे लोगों का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा बिकॉज वो काम पे नहीं गए ड्यू टू द प्रोटेस्ट एंड ऑल, और बहुत से लोगों का बहुत बुरा गुजरा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। उनमें से हम कुछ मीडिया के लोग भी थी, जारी बात है, क्योंकि आपको आगाह रखना था, आपको अपडेटेड रखना था। वेल, ये सुबह से आगे का एक ब्रांड न्यू एपिसोड है, एक नया दिन है। और अगर कल रात आप किसी भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ सोए थे या किसी भी परेशानी के साथ सोए थे, आई होप कि आपकी नींद ने थोड़ा सा उसको हेल्प किया होगा। और अब जब आप उठे हैं तो अल्लाह ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है एक नए दिन की सूरत में, अपनी गलतियों को संवारने की सूरत में। तो उसको संवारिए, एक नए दिन का आगाज अच्छे से कीजिए और हमारे साथ चलिए। ये सुबह सुबह मोटिवेशन जो आप देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, समटाइम्स हम रात को सोच के देख रहे होते हैं कि सुबह क्या होगा, लेकिन नया दिन इसी चीज की नवीद लाता है कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट। खास तौर पर कल जैसा दिन, जैसा कल, हाँ जैसा कल था, थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा ज्यादा क्या कहना चाहिए, एंगेजिंग डे था। बहुत अच्छा नहीं था। पाकिस्तान कभी भी हम कहते हैं कि एहतजाजी सियासत का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को एक कंफर्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन कल क्योंकि एहतजाज चल रहा था, एक सियासी जमात कर रही थी, फिर हुकूमत ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस्लामाबाद इस तकरीबन क्लियर मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, ये कहा गया है पीटीआई की जानिब से। और वो कहते हैं कि हम इस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र हमने अपना एहतजाज जो है वो मनसूख कर दिया। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहा अमल तय करेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद को रात गए मुजाहिरीन से खाली करवा दिया गया था। मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब फरार हैं। तहरीक इंसाफ को कहता हूँ कि अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे? मोहसिन नकवी ये भी कहा कि अब तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 2 बार इन लोगों से कहा कि हम एहतजाज के लिए जगह जाने की जगह फाइनल हुई तो एक खातून ने, बुशरा बीबी की जानिब उनका इशारा था, उन्होंने मना कर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गिरफ्तार अफराद की तफसीलात हम सामने लाएंगे, वो शरपसंद थे। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। सेल फोन सर्विस, स्कूल इंशाल्लाह कल खुलेंगे। कल खुलेंगे वैसे अनाउंस छुट्टी। हाँ, लेकिन कल मेरा चलें कल कर, फिर परसों चलें, फिर परसों से स्कूल खुल जाएंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेल फोन सर्विस है, वो भी सेल फोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह। मोहसिन नकवी साहब, चेहरे से उनके थकावट थोड़ी वाज़ेह है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा भी लगता है कि जैसे वो कामयाब हुए अपने प्लान के अंदर। इससे पहले कल शाम जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर ये बैक ऑफ नहीं करते तो इनके साथ हाथ हो जाएगा। वो शायद हाथ यही था। हमने ये भी देखा कि जिस कंटेनर के ऊपर अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी और उनके साथ बुशरा बीबी आई, वो भी जल गया, उसको भी आग लगा दी गई। और उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ थी वो तकरीबन टूट फूट का शिकार है। मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और रात गई, ये सब कुछ हुआ। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, चूँकि हमारा रूट यही है, ब्लू एरिया इज कंप्लीटली क्लियर, लेकिन जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे कंटेनर्स वहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन जो हम डेवलपमेंट हुई है कि इंटरनेट जो है वो रिस्टोर हो चुका है। मोबाइल सर्विस जो है वो पहले इतनी ज़्यादा थी, लेकिन कुछ कह रहे थे कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई है। जुमेरात से इस्लामाबाद में स्कूल्स भी खुल जाएंगे, ये कहा गया। मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान कर दिया। उसके बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। फाइनल कॉल देने वाले जो हैं वो दुम दबाकर भाग गए और उन्होंने ये कहा कि ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि मिस कॉल थी और ये इन लोगों की आखिरी कॉल साबित होगी। इसके ऊपर क्या कहना था अताउल्लाह तारड़ साहब का, जरा आपको सुनवा देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। और ये मिस कॉल इसलिए थी कि इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। आज तक सिर्फ एक धरना इनका 126 दिन चला, इस वजह से कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल। क्यों गरीब के बच्चे को आगे करते हैं? अपने बच्चों को बुलाए ना आगे करें। और दूसरी बात यह है कि ना डील है ना ढील है। इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुजदिली देखी है।
अली अमीन गंडापुर में इतनी सी भी सही सही। अताउल्लाह तारड़ साहब कल भी आए थे और ये दो फेसेस मीडिया पे हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई थर्ड फेस हमने देखा नहीं है। कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिल वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी KP से है। उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कैसे देख रही है। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर जॉइनिंग अस। क्या एहतजाज खत्म हो गया आपका और अगला लाएअमल क्या है इस सारी सूरत हाल के बाद जो रात को बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो इतलात तो यही आ रही थी पहले कि जी ख़त्म हो गया है, और क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं वो तो देखें, हमें फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए तो नहीं हम आए थे ना। हमारा मकसद तो फोर्सेस के साथ लड़ना नहीं है और सिर्फ एहतजाज करना था। और एहतजाज के ऊपर जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, उसमें हम समझते हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए था। मेरे ख्याल से हम सियासी लोग हैं, अगर हमारे पास कुछ होता तो हमारी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती, लेकिन इससे साबित हुआ कि हमारे जितने भी कारकुन थे। शौकत साहब, इतला तो ये आ रही थी कि बानी PTI ने कहा था कि संजानी का मकाम जो है वहां पर धरना दे दिया जाए, लेकिन वहां पर जाने की बजाय ब्लू एरिया रेड जोन की तरफ आपके जो वर्कर्स हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत पहुंच गई। संजानी में धरना क्यों नहीं दिया गया? बस ये मेरे ख्याल से जो हमारी लीडरशिप है उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी शायद, या फिर उसके दबाव में आए। जो यानी जो फैसला बानी ने किया था, मेरे ख्याल से उसी पे अमल करना चाहिए था। और लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने भी पेशरफ्त नहीं की। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया, वो तशद्दुद का। दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि गलतियां हुई हैं। मुज़ाकरात जो होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल उसके लिए लाजमी होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें पहल नहीं की। सिर्फ एक ही रास्ता बेसिकली जो फैसला किया गया, चाहे वो जिसकी भी तरफ से था, आपने कहा बानी PTI की तरफ से नहीं था, वो गलती थी, उसके अंदर गलती का अंसर मौजूद था। आप कह रहे हैं दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बहुत सारे आपके लोगों को आपकी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात बन गए हैं, गिरफ्तार भी किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क़यादत तो खैर PTI की तो नजर ही नहीं आई, ये बड़ी अफसोस की बात है। और कारकुनों की शहादत, उस पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि ये तो बेचारे गरीब कारकुन हैं और सियासी लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है वो पूरे इसमें ना तो किसी रोल में नजर आई और ना सिवाय अली अमीन साहब के और अलावा मुझे कोई लीडर नजर नहीं आया। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि जो भी फैसले होने थे वो मुशावरत से होने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि लीडरशिप कहीं पर नजर नहीं आई। बड़े मायूस लग रहे हैं, बड़े मायूस नजर आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का उन्होंने जिक्र किया कि वो नजर आए हैं, बुशरा बीबी नजर आई है, इसके अलावा कोई हमें क़यादत जो है PTI की नजर नहीं आई है। इस तरह के बयान जब आते हैं ना, तो फिर आपको याद आता है कि पहले भी PTI के अक्सर अहम रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि एहतजाजी सियासत नहीं करनी चाहिए और ये क़यादत इस काबिल नहीं है। इसमें जो वर्कर है ना इनका, उसको भी सोचना चाहिए। आप अपने सियासी राइट के लिए तो जरूर आए, लेकिन जिस वर्कर का नुकसान हो गया, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आपको लीड तक नहीं कर सकती, तो इज इट वर्थ इट कि आप उनके लिए बाहर निकलें? आपका पॉलिटिकल राइट है प्रोटेस्ट करना। हमने कल भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, लेकिन इस तरीके से अपनी जान को दांव पे लगाना, अपने इमलाक को दांव पे लगाना, वर्कर को ये सोचना पड़ेगा एंड दे शुड क्वेश्चन देयर लीडरशिप कि जब हम हैं तो आप क्यों नहीं हैं। और कल फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मायूस सवाल करने की रिवायत जो है होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर है नहीं। लेकिन हम फिर भी सवाल करेंगे। नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, उनसे ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी कि PTI के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, एहतजाज तो हो ही रहा है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। क्या इस वक्त भी हम ये समझें कि PTI के साथ कोई बातचीत हो रही है? देखिए, मुज़ाकरात आज की बात नहीं है, इस मुजाहरे के बाद की बात नहीं है। हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि तमाम मामलात का हल जो है वो बातचीत से ही निकलना है। जब से गवर्नमेंट बनी है, हमारी मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए उनसे राब्ते और बातचीत रही है, और जो उनके लीडर इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट में, उनसे पार्लिमानी मामलात के हवाले से भी और दीगर मुल्की मामलात के हवाले से भी एंगेजमेंट्स जो है वो रहती हैं। और अभी
अच्छा, अभी भी मौजूद है। चूंकि हम मुतालबात की बात करें डॉक्टर साहब, तो आप ये बताइए कि कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो इस वक्त आप समझते हैं कि हुकूमत अब भी तहरीक इंसाफ के मान सकती है, और कोई तजावीज़ भी हैं पीटीआई के लिए आपकी तरफ से, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कि वो इन मुतालबात से पीछे हटे? इज देयर एनीथिंग, कोई ज़ेर गौर है कुछ? देखिए, आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो उनकी रिहाई का जो है वो एक तरीका है और वो अदालतों के जरिए होनी है। वो चैनल वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि कल जनाब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को लेके जाया जाए अडियाला जेल और इमरान खान उनके हवाले कर दिए जाए। मुल्क है, सिस्टम है, किसी निज़ाम के तहत चल रहा है। ये कोई किसी बादशाह सलामत के ऑर्डर पे तो नहीं इमरान खान साहब अंदर, तो बादशाह सलामत अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे और वो रिहा हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है। ठीक। अच्छा तारिक साहब, हम देख रहे हैं अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई है, हुकूमत जो है उसने ऑपरेशन क्लीन अप जिसको वो कह रही थी वो कर लिया है और मुंतशिर हो गए हैं तमाम मुजाहिरीन। अब अगर दोबारा से एहतजाज किया जाता है तो फिर हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन हुकूमत का रिस्पॉन्स जो है फिर जाहिर है जो हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे, हालात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी कि सख्ती से निपटा जाए। ठीक है। आई होप कि कोई भी अगर एहतजाज भी हो या रिस्पांस भी हो, दोनों पुरतशद्दुद ना हो। हम तो कल पे जोर दे रहे हैं, सभी पाकिस्तानी हैं, किसी भी सूरत ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। मैं भी जब अलग सुबह उठा तो मैं मुख्तलिफ पेजेस को सर्च कर रहा था कि क्या कोई पेज रिस्पॉन्ड करे, कोई मीडिया हाउस रिस्पॉन्ड करे। हमारे साथ एहसन वहीद हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हैं इस वक्त, वो उस जगह से जहाँ पे ये सारा ऑपरेशन हुआ ब्लू एरिया के अंदर, वहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ज़रा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ताज़ा तरीन और विजुअल्स भी ले लेते हैं कि क्या है। एहसन, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है इस जगह की जहाँ पे रात को तो बड़ा घमसान का रन पड़ा, प्रोटेस्टर्स भी थे, सिक्योरिटी इदारे भी थी। इस वक्त क्या है यहाँ पे ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, रात गई जो है वो सिक्योरिटी अदारों ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था, जिसके बाद पीटीआई के जितने भी मुजाहिरीन थे उन्हें मुंतशिर कर दिया था, उन्हें पीछे जो है वो धकेल दिया गया था। उसके बाद सुबह से ही जो है यहाँ पे सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सीडीए अमले की जानिब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी वो टूटी हुई थी, उनके शीशे जो है वो रोड पर बिखरे हुए थे जना एवेन्यू पर, उनको जो है वो कटा गया है, यहाँ से उठाया गया है सीडीए अमले की जानिब से, और जितनी भी यहाँ पर गंदगी मौजूद थी उसे यहाँ से उठाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो कंटेनर है जिस पर पीटीआई की मरकजी क़यादत जो है वो मौजूद थी, और ये जो कंटेनर है ये भी मुकम्मल पर जल गया है। इस हवाले से यहाँ पर रोड्स पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर आपको नज़र आएंगे कि मुख्तलिफ मोटरसाइकिल जो है वो जले हुए यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी अब सीडीए अमले की जानिब से हटाया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम डी चौक पर देखें तो वहाँ पर रेंजर की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन गाड़ियाँ हैं, कितने मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ हैं जो आप देख सकते हैं कि वो जली हैं? यहाँ पे कितनी व्हीकल्स हैं? तकरीबन 4 से 5 जो है वो नज़र आई हैं जो कि जली हुई थी व्हीकल्स, लेकिन ये पीछे कंटेनर्स है मेन, ये जो है वो जलकर खस्तार हो गया है और तहाल जो है इससे धुआं जो है वो उठ रहा है, लेकिन इसे अभी हटाया नहीं गया यहाँ से। जिस कंटेनर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, इसके बारे में भी काफ़ी कहा जा रहा था कि पीछे भी साजिश थी, इसको जलाने के पीछे भी साजिश थी। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया ब्लू एरिया से। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं ज़रा। वहाँ पर अली रज़ा मौजूद हैं और इत्तलात ये आ रही है कि लाहौर के रास्ते भी अब क्लियर कर दिए गए हैं, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद किए हुए थे उनको खोल दिया गया। वहां की इस वक्त की सिचुएशन क्या अली से जानते हैं। अली, बताइएगा कौन से पॉइंट पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं आप इस वक्त लाहौर में? अभी अमन सुकून नजर आ रहा है आपको? रास्ते खुले हैं? जी, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है बंदिश के बाद अब खुल गए हैं। लाहौर के अंदर जो हालात हैं वो मामूल पर आना शुरू हो चुके हैं। मैं बाबू साबू के पास ही मौजूद हूँ। जी अली। हेलो। जी अली, सुन पा रहे हैं आपको, कंटिन्यू कीजिए। अली सुन पा रहे हैं आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? अली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। वो हमें अपडेट कर रहे थे सिचुएशन के बारे में कि लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको खोल दिया गया है। लाहौर के लोगों को भी, लाहौर के शहरियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल ऐसे जैसे इस्लामाबाद के इंटरनली रास्ते तो खुले हुए थे लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो बंद किए हुए थे। फिल वक्त सिचुएशन ये है कि अब रात में इस्लामाबाद में जो हुआ है, जो ऑपरेशन किया गया, उसके बाद सफाई सुथराई का काम जो है वो किया जा रहा है और जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे, उनके जो एहलकार थे वो वापस
आप कह सकते हैं कि जा रहे हैं। हाँ, हमें अली रजा दोबारा ज्वाइन करें। बहुत लिया। बड़ी तादाद थी कल, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार यहाँ पे दूसरी जगहों से भी मंगवाए गए थे। फिर वक्त हम लाहौर की बात करें, चूँकि रिपोर्ट्स लाहौर से ये भी आ रही हैं कि वहाँ पे पेट्रोल वगैरह की कमी देखने में आई है और कुछ जो दीगर अजनास है उनके हवाले से भी। अली, तफसीलन आगाह कीजिए अगर सुन पा रहे हैं आप दोनों, एक तो रस्तों के हवाले से और दूसरा जो तरसील है अशिया की, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अच्छा, रास्तों के हवाले से ये तफसीलात हैं कि लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो 4 रोज़ की बंदिश के बाद आज मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिए गए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों को जाने वाली तमाम मोटरवेज़ वो भी बहाल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ शादरा और सगियाँ जो मेन दाखिली खारजी पॉइंट्स हैं वो भी खोल दिए गए हैं। तमाम ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन गुज़श्ता 4 रोज़ से बंदिश के बायस लाहौर में काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो फ्रूट्स के हवाले से हमने कल भी बात की थी, लाहौर की जो मंडी थी, बड़ी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पे 3-4 रोज़ से सप्लाई नहीं आई, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो 2 गुना तक पहुँची और न सिर्फ लोगों को महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीदनी पड़ी, उसके साथ साथ जो इससे वाबस्ता लोग हैं कारोबार से, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग वाले मजदूर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का शिकार है। इसके साथ साथ चूँकि लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद थे, परसों जो है वो जुज़वी तौर पर शादरा और सगियाँ को खोला गया था, लेकिन कल दोपहर में उसको दोबारा फिर बंद कर दिया गया था। रिंग रोड भी बंद था, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की जो सप्लाई है लाहौर के अंदर नहीं आ रही थी। और कल जो है वो रास्तों को खोल दिया गया है या कंटेनर्स अब भी उन जगहों पे मौजूद हैं, यानी कि कुछ ऐसा खदशा मौजूद है हुकूमत को कि दोबारा कुछ हो सकता है, या कंटेनर्स को भी हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया? नहीं, अभी अगर सूरत हाल की बात करें, हमने सुबह भी बाबू साहब से रिपोर्ट किया था, पुलिस की नफरी वहाँ पे अभी भी तैनात है। जो कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए थे वो कंटेनर हटा के साइड पे कर दिए। कंटेनर्स भी ताहाल मौजूद हैं, पुलिस की वैन्स भी मौजूद हैं, वाटर कैनन भी मौजूद है, नफरी जो है सिक्योरिटी एहलकारों की वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा, हमें लाहौर की सूरत हाल कर रहे थे। अभी सारी सिचुएशन के ऊपर जो है ना हम एनालिसिस भी ले लेते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें इसके ऊपर तबसरा जो है ना वो मिल जाए। इसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और देख भी रहे होंगे सारी सिचुएशन को। शौकत साहब तो जबरदस्त धूप सेक रहे हैं। दोनों जो है ना, मैं फरीकैन के रोल के ऊपर बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रोल इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एहतजाज किया, उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इसको टैकल किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। हम सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम भुगत रहे होते हैं, क्योंकि एक तो शहरी की हैसियत से मसलन बुलेरिया जगह जगह से बंद था। ये नहीं है कि सिर्फ फैदाबाद बंद हुआ हो या 26 नंबर चुंगी बंद हुई हो, बल्कि शहर के अंदर भी इस दफा इंतजाम किया गया था कि F8 वैसे ही बंद है, आपको तो मालूम है जी। उसके बाद सिरीना चौक वैसे ही बंद है क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, और बाकी जो जगह थी वहां पे गुजरना मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन था। और अगर स्पेशली आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपने किसी से मिलना है, आपने किसी के पास जाना है, तो रेड जोन बिल्कुल ही बंद था। सिर्फ मारगला रोड पे लंबी लंबी लाइन, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस दफा बुलाई हुई थी, उनको मुख्तलिफ जगह पे डिप्लॉय किया हुआ था। मसलन मैंने खुद देखा कि फैसल मस्जिद वाला जो चौक है E7 और F8 वाली जगह पे, वहां पर डिप्लॉयमेंट थी बहुत ज्यादा, और बड़ी तादाद में बसों में, कोस्टर्स में थे। फिर सो मच सो के F11 वाली साइड पे भी, वहाँ जो मारगला रोड नया बना है, वहां पर कंसंट्रेशन की हुई थी। कहना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत का मुकम्मल प्लान था। प्लान क्यों था? कि 2 वजूहात की बुनियाद पर। एक तो हुकूमत ने यानी पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया हुआ है, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024, जिसके तहत पहले आपको इजाजत लेना होती है इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए। और दूसरा, हुकूमत के पास जो लीगल ऑर्गन था, इससे भी बढ़ के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, ऑर्डर था, जिसमें कहा गया था कि गैर कानूनी एहतजाज की हुकूमत न सिर्फ इजाजत नहीं देगी बल्कि इसको रोकेगी। तो जब अदालत की तरफ से एक भरपूर हैंड मिला हुकूमत को, तो हुकूमत ने भी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने, बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, मैं क्विकली चाहता हूं जरा पीटीआई की स्ट्रेटजी पे आ जाएं। पीटीआई जिस स्ट्रेटजी के साथ आई थी, फाइनल कॉल, पीछे नहीं हटेंगे, डी चौक में बैठेंगे, बुशरा बीबी की वो बड़ी अग्रेसिव किस्म की स्पीचेस, एंड देन व्हाट हैपेंड? आई मीन ऐसे वैनिश होता हमने कोई एहतजाज देखा नहीं है। तो पीटीआई की स्ट्रेटजी नाकाम हुई है या हुकूमत ने सरप्राइज किया है, हुकूमत ने ओवर यूज ऑफ फोर्स किया है? इसको आप कैसे देख रहे हैं?
नाकाम तो हम सब हुए हैं। नाकाम तो पाकिस्तान अगर रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान उठाता रहा है इस फाइनल कॉल की वजह से, तो वो किसको नुकसान हुआ? वो तो मुझे और इमरान हसन साहब आपको हुआ, एज अ पाकिस्तानी हमारा हुआ। क्योंकि पीटीआई ने आलमी मीडिया में तो खबरें लगवा दी, बड़े जो आलमी इदारे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बैनर हेडलाइन लगाई कि थाउजेंड्स मार्चिंग फॉर रिलीज ऑफ डिटेन्ड इमरान खान। शायद उनका तो ऑब्जेक्टिव भी यही था, और दुनिया में हर बड़े शहर में, लंदन, न्यूयॉर्क, फिर ऑस्ट्रेलिया के शहरों में, कनाडा के शहरों में, बर्लिन में, ब्रसेल्स में उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे करवा लिए। नुकसान किस का हुआ? नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 4 दिन 3 दिन मोटरवे रुकी रही। आपको यकीन नहीं है कि कितनी मखलूक खुदा तंग हुई। जी, एक आधे घंटे के नोटिस पे भी नहीं, 15 मिनट के नोटिस पे, जहां चाहे पुलिस जो है, पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, कंटेनर खड़ी करके आप रोड बंद कर दें दोनों साइड से। ये भी नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता आपने बंद किया है, आने वाला तो खुदा के लिए खोल रखें। आपने इतना अच्छा जुमला आपने कहा है ना, वो जुमला दिल को लग गया। यकीन मानिए कि नाकाम तो हम सब हुए हैं, कि कहीं ना कहीं, और मुसलसल हो रहे हैं, मुसलसल हम, क्योंकि वी आर लूजिंग डायलॉग्स, हम बात नहीं करें। भाई साहब बहुत शुक्रिया, टाइम कम है थोड़ा सा, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपने इस आम मौजू पे हमसे बात की। ये सवाल है जो पराचा साहब छोड़ गए और मेरे अंदर रह गया, ये कि नाकाम तो हम सब हुए हैं इस सारी सूरत हाल में। एक ब्रेक लीजिए। जी, सुबह से आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। हमारी कोशिश होती है ना, हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आते रहें जिसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक हो, या फिर उसमें कुछ ना कुछ रहनुमाई आपको भी मिले, हमें भी मिले, और हम अपने एक्सपर्ट से सीखें। आज हमने बात करनी है जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, जिसे हम उर्फ़ आम में जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं, और ख़ास तौर पे उसका इख्तरा या उसका वो जो इख्तराए अमल होती है वो शादी के बाद, या जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है बच्चों की ज़िंदगी में, उसके बाद आती है। तो रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्टोरीज़, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी। बड़े मारूफ रिलीजियस स्कॉलर की भी एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी जिसमें उन्होंने अपोज किया इसको, जॉइंट फैमिली सिस्टम को। अब वैसे तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे, और अल्लाह के नबी ने भी इसे बहुत कीमती, सबसे कीमती रिश्ता इसी को बताया है कुरान अर्ज़ के ऊपर। लेकिन इसका चलना, बहुत सारे, क्या कहना चाहिए, उसमें लवाजमात शामिल हैं, अगर वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अगर उसको हेल्प ना करें तो वो रिलेशनशिप मुश्किल का शिकार हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वन ऑफ दैट। तो हमने इस पर बात करनी है कि क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम हेल्प करता है इसको, या फिर चैलेंजिंग होता है। ऑन द अदर हैंड एक रिसर्च भी हुई थी, और उसके ऊपर इधर ही सुबह से आगे में हमने वो सेगमेंट भी किया था, मोस्ट प्रॉब्ली हमसे जो पहले हमारे एंकर से उन्होंने किया था, वो ये था कि जो 60% से ज़्यादा साउथ एशिया के, स्पेशली पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो फेवर करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को, कि ये बेहतर होता है। बहरहाल हमने बात करनी है प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसको वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है या नहीं है, स्पेशली शादी के बाद। तो इसके लिए हमारे साथ आज एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्कॉलर फहद काज़मी मौजूद हैं, वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, और इसके ऊपर बात करने के लिए सोबिया खतीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या राय रखती हैं इसके ऊपर। फहद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले यही बात कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, इसको हम मजहबी तनाजुर में और उसके बाद हम समाजी तनाजुर में जब देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इज़ इट गुड, और इसके कौन ज़्यादा हैं या फिर इसके प्रोज ज़्यादा हैं? थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप कर रही हैं, और मैं आगाज़ में एक क्विक एग्जांपल सिर्फ देना चाहता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई, तो जो पहला काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको एक अलहदा घर लेके दिया। ये एक अलहदा घर में, उस छोटा सा मदीना था उस दौर का, तो एक डिफरेंट घर में ये कपल शिफ्ट हुआ। और फिर ऑफ कोर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाला घर, अल्टीमेटली वो एक लंबी तारीख़ है कि किस तरह एक सहाबी रसूल ने वो घर जो है बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली को दिया, और ये फिर नेबर्स बन गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर जो पॉइंट मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हज़रत अली और मुर्तज़ा जो कि प्रॉफिट की किफ़ालत में रहे, और बीबी फ़ातिमा तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि अब ये जो कपल बना है, तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। यानी हस्बैंड और वाइफ की जो एक प्राइवेसी होती है, हस्बैंड और वाइफ की जो एक ऑटोनॉमी होती है, उन्होंने जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है, एक दूसरे को समझना है, वो उस सारी बात का एहतमाम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।
तो बुनियादी जो मसला है इमरान साहब वो ये है कि हम और हमारे पेरेंट्स या हमारा समाज इस नज़रिए को समझने से कासिर है कि जो एक नया कपल बन रहा है उसको प्राइवेसी देनी है, उसको ऑटोनॉमी देनी है, उसको कहीं ना कहीं स्पेस देनी है। अगर हम वो स्पेस, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर वो स्पेस हम जॉइंट फैमिली में दे सकते हैं, अगर दैट्स अ हाइपोथेटिकल इफ, अगर हम उसको दे सकते हैं तो फिर जॉइंट फैमिली को भी कहीं हम अकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये भी देखा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप भी इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक्सपेंसेस शेयर होते हैं। ये भी एक बात है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कपल को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। मगर वेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली और वेदर यू आर गोइंग फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर आपको कपल्स को स्पेस देनी होगी। तो उनकी गाड़ी जो है वो एक नए सफर पे चल रही है, उस पे आपको चलाना पड़ेगा। वो बेसिकली उनकी अपनी प्राइवेसी, उनकी स्पेस है जिसमें वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली कर सकें। इट्स अबाउट लाइक ऑल अदर फैक्टर्स। सोबिया, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल भी इसी हवाले से करना चाहता हूं कि साइकोलॉजिकली फॉर अ कपल पनपने के लिए, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर फैमिली ग्रोथ, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी इन अ जॉइंट फैमिली और लिविंग सेपरेटली? ज्यादा हेल्प क्या करता है कपल्स को एक बेहतर रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए? थैंक यू सो मच। पहले तो मधु करने के लिए, और स्पेसिफिकली इस लाइन से आगाज करूंगी। फैमिली स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है या फैमिली सिस्टम की जब बात की जाती है तो उसमें जो नफ्सियाती अवामिल हैं वो बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है उनका, उन्हीं की बेसिस पे रिश्ते जुड़ते हैं और बनते हैं, जिस तरह से हम कह रहे होते हैं। तो रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। हम यूजुअली कहते हैं ना, जब सांस भी तब आती है जब सांस को छोड़ा जाता है। तो इम्पॉर्टेंटली ये जो सारा जितना भी, जब भी मैं कपल्स देखती हूँ फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर, जब भी बात हो रही होती है, तो जो सर ने भी स्पेस की बात की, तो कहीं राइट और रॉन्ग की नहीं, ये जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ना आजकल के हालात व हाजरा के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए या बताया जाए, तो हम साइकोलॉजिकली सिक हैं। एक्चुअली हमारे अंदर जो बर्दाश्त करने की कुव्वत है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, वो उस तरह से हमारी ना एजुकेशन, हम उस तरह से कहेंगे कि हम अपने आप को ना उस तरह की तरबियत मिल पा रही है और ना ही हम उन पैटर्न्स को इवॉल्व कर पा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बीइंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर फैब्रिक्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स के आते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर में भी अगर बर्दाश्त नहीं होगी तो आप दो मियाँ बीवी भी नहीं चल पा रहे। हम साथ ही साथ देखते हैं कि डाइवोर्स रेट्स भी इससे जा रहे होते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर के साथ साथ जो साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग की जो नरिशमेंट हो रही है, जिसपे उसको जज्बात की अंडरस्टैंडिंग का लेना, यानी क्योंकि सोचों के निजाम की तरतीब ही वो नहीं है लोगों की कि वो रिश्तों को लेके चलें। हमारे जो सबसे ज्यादा चैलेंज ये आ रहा है ना, हम रिश्ते की साख्त की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ले पा रहे, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हम बिखर रहे हैं। फात साहब, मैं अगेन आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारे माशरे के अंदर अभी तो वैसे काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया और अंडरस्टैंड करने लगे हैं लोग इस चीज़ को कि अगर एक कपल अलहदा रहना चाहता है अपने पेरेंट्स से हटकर तो उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको स्पेस दी जाती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहाँ पर पेरेंट्स जो है ना वो समझते हैं कि ये बहू ने आके ना हमारे बेटे को पट्टी पढ़ाई है जिसकी वजह से हमारा बेटा जो है ना हमसे अलग हो गया है। एंड दैट्स ट्रू, इसके ऊपर चाहे हम हंस लें या व्हाटएवर, लेकिन ये होता है हमारे माशरे के अंदर। तो पेरेंट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर बेटा और बहू जो है अलहदा रहना चाहते हैं, अपनी एक अलग घर बनाना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को समझें। असल में बात यह है कि हमारे पेरेंट्स भी उस तरह से ना ट्रेंड नहीं है कि एक नई ट्रांजिशन, एक नई चेंज आ रही है और वो बच्चा जिसको वो एक अल्ट्रा पोजेसिवनेस के साथ इतने साल तक रेस कर रहे थे, अब उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जब तक पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है उसने एक नई जर्नी पे जाना है, उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब जो है उसका आगाज़ हो रहा है, जब तक वो अपनी पोजेसिवनेस को पीछे नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आ सकती, तब तक चेंज नहीं आ सकती। हमारे पेरेंट्स जो है ना, जब वो खुद दे वर ग्रोइंग अप, तो शायद उन्होंने भी बहुत ही टॉर्चरस या ट्रोमैटिक सर्कमस्टांसेस को देखा और वन वे दी अदर वो उस ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के कहीं ना कहीं प्रिजनर भी हैं। और वो जब अपने बच्चे को देखते हैं तो शायद एकदम उनको वो फ्रीडम देना, वो ऑटोनॉमी देना, क्योंकि वो हर वक्त अपने अपने हालात के साथ,
आज के हालात को कंपेयर करते हैं कि जी जब हम बड़े हो रहे थे तो हम तो ऐसे कर रहे थे, हमारे सास ससुर तो यूं बिहेव करते थे, माँ यूं बात करती है अपने बच्चे के साथ। जो है वो बच्चा ही समझते हैं कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, इसको तो अभी समझ नहीं है, ये बच्चा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि बच्चा जो है वो बच्चा नहीं है, ही इज़ एन एडल्ट, ही इज़ अ ग्रोन अप, और वो अपनी फैमिली के एक सफ़र के ऊपर गुजर रहा है। तो हमें पेरेंट्स को बहरहाल कहीं ना चेंज करना होगा, पेरेंट्स के माइंडसेट, क्योंकि पेरेंट्स इस सारे इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं सोबिया बल्कि आपके सामने रखता हूँ, इसमें फिर उस यूनिट की फॉर्मेशन भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नई फैमिली के अंदर फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है। इज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज? आई मीन फैमिली इसको कंबाइन कर रही है दो लोगों को या वो खुद हो रहे हैं? ये भी तो एक मुतय्यन करता है कि आगे उनका फैसला, उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। डज इट प्ले अ रोल? आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ये रोल प्ले करता है, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप अपना खानदान बसाने की कोशिश करते हो तो उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हो। बहुत से लेवल्स पे उसका आउटपुट क्या आता है, डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे बहुत से कपल्स ट्राई करते हैं कि मैनेजमेंट के लेवल पे जाएं। ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है ना, सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड में मैं लेके जाना चाहूंगी। जितना मैरिज का या मैरिटल इंस्टीट्यूट है या फैमिली स्ट्रक्चर के लेवल पे हम ना समझते हैं कि हमने जो घर से सीखा है, जो हमारे अम्मा अब्बा ने किया, जो माशरे में हो रहा है, क्योंकि खराब हो रहा है सही हो रहा है उसमें नहीं हम जाते, बस उसी तसलसल के साथ जा रहे हैं, उसी पैटर्न को रिसीव करके जा रहे हैं। जहां पे चेंज आने की बात आती है ना, वो जो चेंज ट्रायंगल भी हम कहते हैं कि माइंड साइंस के अंदर जब बनता है तो उसमें मुश्किल पेश आती है। तो ये जो ट्रांजिशन हमारी अब जाके फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर आ रही है, फैमिली सिस्टम्स के अंदर आ रही है, इसीलिए मुश्किलात भी हो रही हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम और इन सबसे ज़्यादा लव मैरिज के अंदर जो बात हो रही थी ना, तो दोनों सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। दोनों जब इस तरह से रिश्ता बन रहा है तो प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल क्या है, मम्मीज बॉय है या एडल्ट चाइल्ड है, क्योंकि जितना भी ये रिश्ता है ना, सबसे ज़्यादा इसकी लीड अगर खातून घर पे है तो मेल बाहर है, तो दोनों की जो प्रोटेक्टर शेल्टर कंट्रीब्यूशन है, इस लेवल पे अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो बेहतर तरीके से फैमिलीज के अंदर, मतलब डेफिनेटली हमारा ये जो टाइम अभी पीरियड चल रहा है और डिस्कशन चल रही है, इसके अंदर हमें अपने बच्चों को, अपने जवानों को जिस इस लाएमल के अंदर वो जाने वाले हैं ना, उनको ये अपनी पिक्चराइजेशन नहीं करनी, जो रियलिटी कनेक्ट है ना उस पे अगर हम डालेंगे तो बेहतर तरीके से वो आने वाले वक्तों के लिए तैयार भी हो सकेंगे और अच्छे से खानदान का जो सिस्टम है ना, हम कहते हैं हम खानदानी लोग हैं, लोग फैमिली स्ट्रक्चर को या फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त क्यों किया जाए, प्यार या सपोर्ट से क्यों ना रहा जाए? तो मोरालिटी के लेवल पे भी बात आती है, हेल्थ के सिस्टम पे भी बात आती है, खुद के लेवल पे कॉन्फिडेंस उनका कैसे बिल्ड किया जाए। वी कॉल बोथ वेज। ठीक है, एक छोटी इजाजत दीजिएगा, मैं जरा फहद भाई से, फहद भाई अभी हमारे बड़े फेमस रिलीजियस स्कॉलर हैं, आई वोंट मेंशन द नेम बिकॉज मैं उनको लेबल नहीं करना चाहता इसलिए, लेकिन उनकी बड़ी फॉलोइंग है। उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है समहाउ इट डजंट सपोर्ट अ गुड रिलेशनशिप, या ये हेल्प नहीं करता है, और इसलिए जो आप अगर इसकी तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप चूँकि मज़हब को भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, पढ़ाते भी हैं आप, और आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दी हमें एट स्टार्ट। ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताइए कि हमारे रिलीजन को क्यों ज़रूरत पड़ रही है अब इस तरफ आने की? इसको भी हमको इज्तिहाद की शक्ल कहें या फिर नहीं, इस्लाम शुरू से इसकी एडवोकेसी करता है, एज यू पुट द एग्जाम्पल। इसको ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए खोलिए। जी, बहुत ही क्रिटिकल सवाल आप कर रहे हैं। असल में इमरान, बात यह है कि इस्लाम किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू मैरिज। आपको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगी में न्यूक्लियर एग्जांपल्स भी मिलेंगी, आपको जॉइंट फैमिली की एग्जांपल्स भी मिलेंगी। इस्लाम असल में सर्टन वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि जब एक नया फैमिली यूनिट बनता है तो उन वैल्यूज़ को अपहोल्ड किया जाए, प्राइवेसी दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, उनकी जो नई ज़िंदगी है उसको उसमें खलल ना डाला जाए, उसमें बेजा इंटरफेरेंस ना की जाए। और ये जो नया यूनिट बन रहा है, ऑफ कोर्स इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इन लॉज, टुवर्ड्स द अदर फैमिली। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारे 3 वालिद हैं और उनमें से एक वालिद तुम्हारा ससुर भी है। तो एक दामाद का ससुर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी पेरेंट्स वाला ही है। एक बहू का अपने इन लॉज के साथ जो ताल्लुक है वो भी पेरेंट्स वाला ही है। तो मेरा ख्याल है वो जो स्कॉलर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एक सोशियोलॉजिकल रियलिटी के अंदर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मज़हब की पर्स से बात नहीं कर रहे, क्योंकि मज़हब बुनियादी तौर पे अगर एक ऐसा जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें आप कपल को आज़ादी दे रहे हैं,
कपल की ज़िंदगी को बेजा आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं और कपल अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ बसर कर सकता है, तो ये भी ऐन इस्लाम है, ये भी शरई हो सकता है। लेकिन अगर समाज के दर्जे पे हम देखें तो हमने ये बहरहाल देखा है, अभी हाल ही में देखें कितना बड़ा वाकया हुआ कि खाला ने नाउज़ बिल्ला अपनी बहू, अपनी भांजी जो उसकी बहू थी, उसको कत्ल कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये तो इसको अब अरेंज मैरिज ही थी, ये बाय एंड लार्ज जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं, तो अब अरेंज मैरिज भी है, खूनी ताल्लुक भी है, तब भी सास के अंदर एक ऐसा हसद का मादा पैदा हो रहा है, ऐसी जेलसी पैदा हो रही है कि वो अपने बहू और अपने बेटे को खुश नहीं देख पा रही। तो ये मसला समाज के दर्जे का है। तो समाजी तौर पे मेरा ख्याल है, इस चीज़ के ऊपर आप एक कमेंट कर दें कि हमारी अगर इस्लामी तालीमात इतनी क्लियर है, इतनी क्लैरिटी है, तो उसके बावजूद इस चीज़ को अगर एक बेटा अलग रहना चाहता है या बहू अलग रहना चाहती है, इतना गलत क्यों समझा जाता है, बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है? इसको बुरी नज़र से इसलिए देखा जाता है कि हम एक बड़े सगीर के कल्चरल ईथॉस के अंदर बड़े हुए हैं, और बड़े सगीर के कल्चरल ईथॉस में शायद जॉइंट फैमिली को हम प्रमोट करते रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करें, सहाबा की बात करें, तो आपको बहुत सी बातें फैमिली के इंस्टीट्यूट में ऐसी नज़र आएंगी जो कि आज भी अगर हम देखेंगे तो हमें बड़ी मॉडर्न लगेंगी, बड़ी जदीद लगेंगी। न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप न्यूक्लियर फैमिली में भी होंगे तो आपकी पेरेंट्स के जो हकूक आपके ऊपर हैं, इन लॉज के जो हकूक आपके ऊपर हैं, वो आपने तब भी अदा करने हैं। भाई फिर ड्रामे भी वो तो रहेंगे ना, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होगा, इतनी अच्छी अच्छी ड्रामा स्टोरीज कहाँ से आएगी। सोबिया, क्विकली हमारे पास टाइम कम है, लास्ट 30 सेकंड इसको सम अप कीजिएगा। हमारे ड्रामे भी तो उधर ही ड्राइव करते हैं और खवातीन बड़े शौक से देखती हैं, सास बहू साजिश एंड ऑल। आप क्विकली बताइए हमारे इसका सोशल इम्पैक्ट एंड हाउ वी शुड एक्चुअली गो फॉर इट, कैसे करना चाहिए हमें फैमिली यूनिट्स के अंदर। हर पर्सन को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली समझनी होंगी। जब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, शादी की कॉम्प्लिकेशन से कम से कम बचने के लिए ये पहला लाएमल मुझे जितने भी केसेस देखती हूँ उनके अंदर लगता है कि सास अपनी जिम्मेदारी के अंदर नहीं लेना चाह रही और क्लैरिटी नहीं है, वो हर रोल सीट लेना चाहती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे अपने अपने हकायक रोल्स पे आ जाएंगे तो जो भी फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें आप खुशी और तरीके से रह सकेंगे और खुद को भी बेहतर फील करा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों एक्सपर्ट्स का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की कि इंतहाई अहम सोशल इशू है और उस पर हम इस मोड के अंदर बात करें। रिलीजन हमारी बेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके रेफरेंस के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। और बहुत खूबसूरती से हमने कोशिश की कि पहले हम आपको एक रिलीजियस बेस फराहम करें कि हमारा मजहब इसमें क्या कहता है। और बड़ी अच्छी बात फात साहब ने की और सोबिया ने भी कि एक्चुअली इट्स अबाउट वैल्यूज़, कि आपकी इस्लाम जो है वैल्यूज़ के मुताबिक एडवोकेसी करता है। मिसालें हमारे पास इस्लाम के अंदर भी दोनों मौजूद है कि आप एक न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर रहते हैं एज अ लाइक ओन यूनिट या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो दोनों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तिब्बी मसले की जो हर साल दुनिया भर में हज़ारों नौज़ायदा बच्चों को मुतासर करता है। ये मसला कहा जाता है इसको क्लब फुट डिफॉर्मिटी। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसमें एक या दोनों पाँव मुड़े हुए होते हैं या अंदर की तरफ झुके हुए नजर आते हैं और इसकी शक्ल जो है क्लब जैसी होती है। ये हड्डी और पट्ठों का एक पेचीदा मसला है जिसका अक्सर बर वक्त इलाज अगर नहीं किया जाता ना तो ये बच्चे की चलने की सलाहियत पर गहरे असरात मुरतब बिल्कुल। और इसके बुनियादी असबाब में जिनियाती यानी कि जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे की माँ के पेट के अंदर जो अफजाइश होती है, इसकी गैर मामूली पोजीशन है बच्चे की, अक्सर ये रिपोर्ट भी होता है। फिर ज़िचकी के दौरान हमल जो मसाइल हो सकते हैं, इसमें अगर वो उसको मेडिकली अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, बच्चे की पैदाइश जिस अमल से वाक़ होती है वो भी असरात हो सकते हैं। और इस वक्त हम अगर लकीरी बात करें, खुशकिस्मती से बात करें, तो वो जो जदीद मेडिकल साइंस है वो इसके इलाज के हवाले से काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी है और वक्त पर अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ज़्यादातर केसेस में बच्चे को एक आम इंसान के तौर पे, एक सेहतमंद इंसान के तौर पे बड़ा किया जा सकता है, वो ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी है इसका। हमने सोचा कि इसी के ऊपर हम बात करते हैं और जान लेते हैं। डॉक्टर शहजाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि ये क्लब फुट डिफॉर्मिटी जो है, हमने कोशिश तो की है आपको बताने की, लेकिन मुझसे जानते हैं कि ये है क्या और इसकी वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से ये होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही मेरा सवाल सबसे पहले, ये जो डिफॉर्मिटी है, पैदाइशी नुक्स इसको कहा जाता है, ये है क्या और ये होता क्यों है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। थैंक यू फर्स्टली फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, जो डिफ़ॉर्मिटी है बेसिकली पैदाइशी पैरों की डिफ़ॉर्मिटी है, जिसमें जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया कि बच्चों के पैर जो है ना पैदाइशी तौर पे अंदर मुड़े हुए होते हैं और ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, या इसकी एक और वेरिएशन भी होती है जहाँ पर वो जो है हील अपनी नहीं रख सकते नीचे और वो अपने टोज़ पे वॉक करते हैं। ना जब तक कि वो बच्चे होते हैं तो और वॉक नहीं कर रहे उस वक्त तक भी ये मसला होता है, पर मसला असली प्रॉब्लमेटिक तब शुरू होता है जब वो वॉकिंग एज में आ जाते हैं। और अगर जो है ना इनकी ये करेक्शन टाइम पे नहीं हुई तो फिर वो ऐसे वॉक करना शुरू कर देते हैं और उनकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में वो चले जाते हैं। आपने उसके मेडिकल इश्यूज हाईलाइट किए, इट वाज वेरी गुड, पर मैं उसके सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों को आप यकीन करें, जब से हमने ये काम शुरू किया है इतनी वीडियोज़ आती हैं जिसमें उन बच्चों को आइसोलेट किया गया है। वालिदैन उनकी डिफ़ॉर्मिटी की वजह से उनको स्कूल नहीं भेजते। आप यकीन करें कि वो नॉर्मल प्लेग्राउंड्स में नहीं खेलते, उनको बुलिंग किया जाता है, वर्बली उनको जो है ना नाम तरह तरह के लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली उनकी शादियां कभी नहीं हो सकती, वो वर्क फोर्स में नहीं जा सकते। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और वीडियोज़ आती हैं वो बेचारे उनको कमरों में लॉक किया हुआ है, वो अकेले बेचारे बैठे हुए हैं। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो डेविस्टेटिंग है। और ये और भी दुख की बात है क्योंकि अगर ये टाइमली डायग्नोज हो जाएं, ठीक है ना, तो इनकी आइडियली ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए 2 वीक्स पे। तो 2 वीक्स पे उनका सीरियल कास्टिंग हो, जहाँ पर लोकल जहाँ पट्ठे कहते हैं, तो 4 वीक्स और 6 वीक्स तक। उसके बाद एक माइनर सा प्रोसीजर होता है अकीलीज टेनोटमी, वो सिंपल सा प्रोसीजर होता है। उनके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन होती है और 4 और 6 महीने तक वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। ये उन वाहिद मसलों में से है जिसकी बहुत तो पता कैसे चलता है डॉक्टर साहब? तो उनको तो बेचारों को याद भी नहीं रहता किस वक्त चलेगा या कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को कि बच्चों के अंदर ये वाला ये डिफॉर्मिटी है? ये जरा इसके बारे में बताइएगा। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने टच अपॉन पहले किया, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो आप देखें अल्ट्रासाउंड पे जो होती है ना चेक, उसमें ही पता चल जाता है कि भाई देयर इज़ एन इशू। पर अगर बर्थ अगर वहाँ नहीं होता तो बर्थ पे तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि आप उसको विजुअली देख सकते हैं कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है। तो इसमें हमारी अवेयरनेस कैंपेन है और हम अभी आपके प्लेटफॉर्म से यही सबको कह रहे हैं कि भाई आपके घर में, आपके फैमिली में, मोहल्ले में कहीं भी अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो प्लीज़ रब्ता करें, क्योंकि इसकी अर्ली डिटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। भले आप लोकल सतह पर करें, रूरल हेल्थ सेंटर्स में करें, अपने मिडवाइफ्स गायनेकोलॉजिस्ट के साथ करें, बट दैट इज़ वेयर इट गेट्स पिक्ड अप। तो अर्ली अगर डिटेक्शन उनकी हो जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि फ़ौरन एक डेडिकेटेड क्लब फुट क्लिनिक होती है, बच्चा वहाँ रेफ़र हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है 4 to 6 मंथ्स में वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, सोशियो इकोनॉमिक मसले हैं, थोड़ी एजुकेशन का मसला है, लॉट ऑफ, आप यकीन करें शहरों में तो इतना मसला नहीं है, पर गांव में तो इतना उनको मिसलीड अनफॉर्चुनेटली किया जाता है, भाई इसका तो इलाज ही नहीं है, ये तो आसेब का जो है ना वो असर है, और जो है ना लोग जो हैं वो कहते हैं ये तेल लगा लो, इससे मालिश कर लो। तो पीपल यू नो अनफॉर्चुनेटली उनको सही गाइडेंस भी नहीं मिलती। अगर ये मसला उस वक्त डिटेक्ट हो जाए, और दुनिया की टॉप स्टडीज़ में यही आया है कि भाई 90% जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ओनली 15% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर गेटिंग ट्रीटेड। ठीक है ना, और अगर आप इनके इंसिडेंस ओनली 15%, 90% ऑफ आप देखेंगे ना डेवलप वर्ल्ड में, जहाँ आपको नजर ही नहीं आएंगे ये केसेस। आई मीन डॉक्टर शहजाद, एक तो यहाँ पे मैंने देखा है जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे जब बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ होता तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रही होती है मुसलसल, देखी पे ना आए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, और पैदा होने के बाद भी इनिशियल डेज के अंदर। पाकिस्तान में एक तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द सूटेबल एज टू जस्ट गेज दिस सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या इसको कोई सर्टन थेरेपीज है जिससे आप छोटे बच्चे को भी ट्रीट करेंगे, या फिर सर्जरी है जो एक्चुअली इसका हल है अगर एक बच्चा इसके साथ पैदा हुआ है तो? जी, अगर बच्चा इसके साथ पैदा होता है और अर्ली डिटेक्ट होता है एट बर्थ, तो 2 वीक्स के अंदर हम पहले क्या करते हैं कि उनके कास्टिंग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, ठीक है ना, तो जिसको पट्टे कहते हैं। तो उनको 4 दफ़ा ऐसे होगा एवरी वीक, सो अप टू 4 वीक्स। उसके बाद उनके टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो उसमें 5 मिनट भी नहीं लगते, वो बहुत ही जो है ना टाइनी सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेंडन को थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद उनकी फिर फिजियोथेरेपी होती है, कास्टिंग भी होती है, और बाय 4 to 6 वीक्स दे आर वॉकिंग नॉर्मल एंड विद डिग्निटी। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि भाई इज इट वेरी एक्सपेंसिव? आई मीन अगर एक बच्चा खुदा ना खास्ता, ऐसे माँ बाप अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरीज होती है, माएं पैदा करती हैं बच्चे, हमारी आबादी बहुत पहले तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट भी आपने करवाना है ताकि डिटेक्शन, अवेयरनेस होना जरूरी है। एग्जैक्टली। एंड देन एक्सपेंस का भी बताइए, क्योंकि बहुतों को जो है ना
जी जी, एट दिस स्टेज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है ना। आई मीन लुक, मार्केट और शहरों का फ़र्क है, पर 40 to 80,000 उतना एक्सपेंसिव नहीं है। पर जब वो कॉम्प्लिकेटेड फेज में चला जाता है और जो हम देख रहे हैं कि 90% जा रहे हैं, देन इट कैन बिकम रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको फिर काफ़ी हमारे साथ डॉक्टर शरीफ साहब मौजूद हैं, लाइव कॉलर, वो कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी बताइएगा मोहम्मद शरीफ, क्या सवाल है आपका? जी जी जी, मेरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, 4 साल की बच्ची है मेरी, तो उसका भी ये टांगों कोई मसला है, वो चलने में उसको ना बड़ा मसला आता है, उसके पाँव थोड़े टेढ़े जैसे आप मतलब दिखा रहे हैं। ठीक है जी, दिखाया किसी को आपने, कहीं पे चेक करवाया शरीफ? जी इधर जिला खुशाब से चेक करवाया था, जोराबाद सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें आप शरीफ साहब से, फिर इनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो वो कब, जी 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 मैं बिल्कुल, तो आपने कब नोटिस किया कि उसके जो वॉकिंग में जो है या उनके चलने में या पैरों में मसला था? उम्र क्या थी? तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। ठीक है ठीक है, अब इसका डॉक्टर साहब से हम हल पूछ लेते हैं। अब भी है जी डॉक्टर साहब, प्लीज इनकी जरा क्वेरी। जी, तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू, माना क्योंकि हमें देखना होगा, एग्जामिन करना होता है पेशेंट्स को, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आई थिंक मैं यही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाते, क्योंकि अब उनको ज़ाहिर हो रहा था जब उन्होंने वॉकिंग शुरू की, ठीक है ना, उससे पहले इतना वो प्रोनाउंस नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो है कभी लेट रहा है, कभी जो है ना वो क्रॉल भी करते हैं, तो इतना वो नहीं होता। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जब वॉकिंग एज आती है 18 to 2 months, तो उन्होंने मसला नोट किया है। तो डॉक्टर साहब ये अब क्या करें, क्योंकि शरीफ साहब ने सारी बातें हमें देखा, पट्टे लगे, हमें कॉल किया, तो अब ये क्या करें, इनके लिए कोई मशवरा देना उनको कि अब ये क्या करें? बच्ची 4 साल की है। जी जी बिल्कुल, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जी जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, ठीक है ना। हम उसका हमारा एक बिल्कुल SOP है कि भाई हम पहले जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे, और जो भी फिर ट्रीटमेंट होगी बेहतर, अब वो पट्टे भी हो सकते हैं, प्लास्टर्स, वो डायरेक्ट सर्जरी भी हो सकती है, वो रियली डिपेंड करता है कि किस एंगल है, कैसे किस जो है ना, तो उसमें हमें थोड़ा स्पेसिफिक, पर हमारे लिए हर किसी के लिए कोई भी किसी का भी मसला हो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह जो है वो फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स और हम जो है ना उनको एक सही जो है ना ट्रीटमेंट प्लान दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, PMSG के बारे में बता दीजिएगा, ये क्या है, और इसके मकासद के बारे में भी कि ये क्या करता है? जी जी, ये बेसिकली है प्राइम मेडिकल स्पेशलिस्ट ग्रुप। इट्स ए ग्रुप ऑफ ओवरसीज डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, UK में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, एंड वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, एंड एलाइड हेल्थ। क्योंकि ये मसला इतना बड़ा है, कोई भी एक ग्रुप या वो नहीं हो सकता, इसमें हमें सब, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम चाह रहे हैं PMSG का ये है कि भाई 2040 तक इन कोलैबोरेशन with all the health community here, we eradicate health food. अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली हमें ये बता दीजिए, जिस तरह चंद डिजीजेस में जो है जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो सकता है, ठीक है, मतलब खत्म हो सकता है। जिस तरह थैलेसीमिया के बारे में कहा जाता है कि पहले टेस्ट करवा लिया जाए तो पता लग जाएगा कि बच्चा थैलेसीमिक ना हो, क्या ऐसी जो जिनियाती बीमारियां हैं उनके लिए भी ऐसे कोई टेस्ट वगैरह मौजूद हैं शादी से पहले अगर करवा लिए जाए? और क्या इसमें भी कज़न मैरिज का रोल है, जो कज़न्स की शादियाँ होती हैं, बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं? क्विकली ज़रा इस पर देखें। जी जी थैंक यू। क्लब फुट में डेफिनेटली एक जेनेटिक कंपोनेंट है कि अगर एक बच्चे को अगर क्लब फुट डिफॉर्मिटी हुई है तो 25% चांस है कि किसी और फैमिली मेम्बर को है या होगी या हो चुकी है। इसलिए हमें जितने भी हमें पेशेंट्स रब्ता कर रहे हैं तो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स वी आस्क देम इज कि भाई ख़ानदान में कोई और है, और 100% वो कोई ना कोई और भी निकलता है। सो डेफिनेटली देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट टू दिस, पर उसमें यह है कि जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो वो हो जाए। अब अर्ली डिटेक्शन इज द की। नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास कम है, हमारे साथ लाइव कॉलर्स मौजूद हैं, लाइव कॉलर्स मौजूद हैं, उनके भी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। मिसेस शरीफ हमारे साथ मौजूद है एबटाबाद से, मिसेस फरीद हमारे साथ मौजूद है, और मोहम्मद अनवर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस फरीद आप बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बाय बर्थ बच्चे का लेफ्ट पाँव क्लब फुट था। मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन किसी को ये डिफॉर्मिटी नहीं हुई थी। अभी मैंने शुरू से तो बच्चे का काफी अच्छा इलाज करवा लिया था। मैंने उसकी टेनोटमी भी करवाई थी, फिर मैंने उसको ब्रेस एंड बार्स भी लगाए थे। अभी बच्चा 10वां साल शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है। साथ वो दूसरा पाँव भी उसका फ्लैट फुट है। तो सर एक तो मुझे आपसे कंसल्ट करना है क्योंकि इस्लामाबाद मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं विजिट कर लूँ। थोड़ा सा आप मुझे कंसल्टेशन भी बता
थी। तो 10वें साल में बच्चा भी मैंने शू बनाया है अहमदाबाद में, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। दूसरा, मैंने खुद अभी मेरे दोनों हाथों के कार्पल टनल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे सकती। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको फिजियो करवाना घर पे। आपका सवाल आ गया, हम ऑन एयर इसका जवाब ले लेते हैं। अनवर साहब क्विकली आप भी सवाल कर दीजिए ताकि जवाब आ जाए। अनवर साहब कराची से हैं। अनवर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जल्दी से सवाल कर लीजिए अपना। क्या सवाल है डॉक्टर साहब से आपका? जी सवाल कर लीजिए अनवर भाई, सवाल कर लीजिए। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर भाई सवाल कर लीजिए, वक्त कम। वालेकुम सलाम। भाई बात ये है कि हमारा बेटा जो है 7 साल का है, जिसका नाम है अब्दुल सत्तार जी। ये बिल्कुल यानी पैदाइशी है, इसका सर छोटा है और पैर जो है ना इसके बिल्कुल। इस्लामाबाद में भी एक पहले में हमें डॉक्टर साहब से उनसे इलाज कराया, आगा खान से काफी इलाज कराया, बिल्कुल उसको एक पैसे का क्या नहीं हो रहा है। पाँव ऐसे ही मुड़े हुए हैं जैसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऐसे मुड़े हुए हैं पाँव बच्चे के? जी हाँ जी, जैसे ये बच्चा जो और बच्चे की उम्र बताएं क्या है जी? बच्चे की उम्र क्या है, एज क्या है? 7 साल। ठीक है, चले हम पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोनों सवाल हैं, एक तो पहले खातून ने सवाल किया और अनवर साहब ने। उनका बच्चा 10 साल का हो गया, इलाज भी करवाया, फिर भी कह रही है कि एबनॉर्मलिटी है अभी। तो और इनका भी सवाल है अनवर साहब का, प्लीज। जी। तो जो पहला सवाल था उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कोई केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसमें जो है फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही रखते हैं, पर उनका इलाज हो सकता है। हम बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें और इंशाल्लाह हम जो हैं। कैसे रब्ता करें डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, क्योंकि मिसेस फरीद भी यही जानना चाह रही थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रब्ता हो सकता है। जी PMSG का हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो अगर हम शाया कर दें तो जी हाँ, वो हमने फॉरवर्ड किया हुआ है। चले तो हम ऐसा आसानी के लिए ये करते हैं डॉक्टर साहब, एक रजिस्टर सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट करेंगे अब आपसे कुछ देर के बाद, तो आपका जो नंबर है डॉक्टर साहब का, वो सोशल मीडिया पे हमारे आपको सुबह से आगे पेज पे हम पोस्ट कर देंगे लेके, ताकि आप वहाँ से नंबर लेके डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट। डॉक्टर साहब आप सम अप कर दीजिएगा एट द एंड, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो सेकंड सवाल था उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमसे रब्ता करें तो हम वो भी उनको देख लेंगे। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट की है, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक मैडम डॉक्टर अज़रा पेचियो साहबा, हेल्थ मिनिस्टर सिंध। उनकी हेल्प और इंकरेजमेंट हैज़ बीन अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने दिया है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसका हल आपको मिले तो PMSG को आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लें, मीडिया पे सर्च कर लें, या फिर हमारे पेज पे भी हम मेंशन कर देंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर लें और अल्लाह करे आपका मसला हल हो, आपके बच्चे ठीक हो जाएं। हमारी दुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात कर लेते हैं। कुछ 2-3 दिन का बीच में गैप आया तो हमने कहा इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करते रहें। एक तो ये कि बड़े ज़बरदस्त मुआशी अशारिये हम देख रहे हैं, कुछ बेहतरी भी आई स्टॉक मार्केट के अंदर। इस वक्त जो मुख्तलिफ मालियाती इक़दाम है, इसकी वजह से हमने देखना है कि क्या सूरत हाल सामने आ रही है। कई हफ्तों से तेज़ी का रुझान हमने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में देखा, फिर इस पर शदीद मंदी भी आने लगी। मंगल को जो कारोबारी हफ्ता था, इसके दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज़ तो मस्बत रहा और 100 इंडेक्स जो था वो तकरीबन 99,819 की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंचा, लेकिन जल्द ही फिर मार्केट में गिरावट हुई। उसकी वजह जारी बात है सिचुएशन थी मुल्क की, और जो कारोबार का इख्तिताम था वो 3,500 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ तकरीबन 94,574 पर उसको क्लोज होता देखा गया। अब जो कशीदगी है वो थोड़ी कम हुई है, तो अब रिपोर्टेडली कुछ हालात आज बेहतर हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। खैर इसको ये जो सियासी कशीदगी थी, इस कमी को उसकी वजह समझा जा रहा था, और हालिया इकदाम जो है स्टेट बैंक के, उसको भी समझा जा रहा था कि ये इस मंदी की वजह हो सकती है, जिनमें इस्लामी बैंकों की बचत खातों पर कम अज कम मुनाफे की अदायगी की पॉलिसी जो है वो शामिल है। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात कर लें, उसमें भी 481 अरब रुपए की कमी देखी गई है। इस सारी सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस मंदी के पीछे। उसके बाद थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वापसी की तरफ गामजन है, बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो सियासी कशीदगी रही है पिछले 4-5 दिन के अंदर, वो इस मंदी की वजह है, या इसके अलावा भी और फैक्टर्स आप समझते हैं?
देखिए, एक तो ये बात है कि मार्केट जो है हमारी वो 20-25 हज़ार पॉइंट्स जो है वो तवातर से राइज की है। सो हमेशा मार्केट्स जब थोड़ी सी टॉपिश हों तो कोई भी ऐसा आंसर, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर जब कल राइज किया और इस्लामाबाद की सूरत हाल कशीदा हुई, तो आई थिंक दैट प्लेड अ काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट कि उसने मार्केट की जो करेक्शन है उसको इंश्योर किया और जो सेलिंग है वो कल आई। प्लस आपको याद है कि ये जैसे आपने मेंशन किया जो मिनिमम डिपॉजिट रेशियो है आज इसको भी रिमूव कर दिया गया है। सो यू नो बैंक्स आर मार्केट्स डार्लिंग्स बिकॉज दे गिव मनी टू द स्टेट, और उस तरह पाकिस्तान में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स इसलिए अब नहीं हो रहे कि ऑब्वियसली स्टेट ही अगर 70-80% की बायर होगी और बाकी जो है लोन्स वो आप बड़े सनतकारों को देंगे, तो जहां SMEs 5 मिलियन है और लोन्स उनके पास 1,73,000 के पास हैं, तो यू कैन सी कि रिस्क रिवॉर्ड जो है बैंकों का बेहतर है। फर्टिलाइजर कंपनीज बेहतर हैं, थोड़ी सी आपने गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है वो बेहतर हुई है। और फिर सबसे बढ़ के जो चीज़ आई थिंक प्ले कर रही है वो IMF की इंगेजमेंट और इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन से ज़्यादा नीचे आना, जिसकी वजह से जो पॉलिसी रेट है वो कम हुआ। उसकी आसान सी बात यह है कि आज आप बैंक में जाइए और अपना डिपॉजिट दीजिए साल का, तो शायद आपको 8-10% से ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। गो बैक 6 months 1 year 22% पर डिपॉजिट दिया जा रहा था। सो ऑब्वियसली अब आपको रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बेहतर दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे आई थिंक हम रियलाइज करेंगे कि रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इज अ बैड अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, और हमने सारे पाकिस्तान को इस ओपीएम पे लगाया हुआ है। इस ओपीएम से जब तक उतारेंगे नहीं हम पाकिस्तान को, और उसके लिए राइट टैक्सेशन का आगाज और ये स्टोरी घड़ना कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, दिस इज द ग्रोथ दैट पाकिस्तान नीड्स। सो ये सारी चीजें जो हैं शोबों में डॉक्टर साहब हम आसानी भी तो नहीं ला रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर। आई रिमेंबर बहुत सारे लोग इससे पहले जो अपनी लूम्स चला रहे थे, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस फैसलाबाद जैसे सियालकोट जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में लगा रहे थे, उनको शिफ्ट करना पड़ा। बिजली नहीं थी, बिजली आई तो महंगी थी, या गैस नहीं थी, और फिर उसके बाद आपको पता है पॉलिसी रेट इतना हाई था, कर्जे मिल नहीं रहे थे, गवर्नमेंट खुद पैसे उठा रही थी, लोगों को मिल नहीं रहे थे। अब भी जब आप कह रहे हैं कि रेट्स कम भी हुए हैं तो फ़ायदा वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट बैंक ऐसी करे कि गवर्नमेंट को पैसा देना पसंद करते हैं, तो हम वो एटमॉस्फेयर ला पा रहे हैं अपने छोटे इन्वेस्टर के लिए, जिसके बाद हम रियल स्टेट जैसे कंफर्टेबल सेक्टर से कि अच्छा प्लॉट ले लिया 6 साल बाद या 2 साल बाद डबल हो जाएगा, उस चक्कर से निकल के इस तरफ आएँ, थोड़ी एफर्ट पुट करें। क्या हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है? सो इमरान, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। पाकिस्तान को एक वक्त मिला है और एक स्पेस मिली है, और ये पिछले अगर 10 साल में ही देखें तो 2013-16 का जब IMF का प्रोग्राम हुआ था तब भी मिली थी, फिर 2019 में कर रहे थे, प्रोग्राम नहीं कंप्लीट हुआ। वक्त और स्पेस से मतलब है कि एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस IMF की इंगेजमेंट की वजह से मिल गया है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो फंडामेंटल मसाइल हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, पैदावारी सलाहियत हो, एफिशिएंसी को बेहतर करना हो, रेगुलेशन को आसान करना हो, जिससे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएं। यानी कि पाकिस्तान इज अ हाईली ओवर रेगुलेटेड इकॉनमी। मुझे कोई फिशरीज का फिगर बता रहा था कि फिशरीज के सेक्टर में 28 गवर्नमेंट एजेंसीज फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे इन्वॉल्व हैं। सो अगर ऐसा पाकिस्तान आप तब्दील करना चाहते हैं तो इस वक्त और स्पेस को, जैसे इमरान कह रहे हैं, वाइजली यूज करें। ये वक्त और स्पेस बहुत दफा मिली है, 24 में IMF प्रोग्राम में है, हर दफा रिजर्व्स राइज करते हैं, 13-16 में रिजर्व्स भी राइज किए थे, स्टेबलाइजेशन थी, जब अगला प्रोग्राम 19 में हुआ, रिपीट हुआ। पर आप क्या स्ट्रक्चरली PIA पिछले 2 दफा 2016 में बेचने को आए, नहीं कामयाब हुए, 2024 में आए, नहीं कामयाब हुए। सो ये बात है एक्चुअल में कि क्या अथॉरिटीज जो फंडामेंटल काम है, स्ट्रक्चरल, चूंकि वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है और लोग कंफ्यूज, फंडामेंटल काम एनर्जी सेक्टर को तंजीम नौ करना है, कर लीजिए। पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो 700 से 800 अरब रुपए का नुकसान इस साल में करेंगी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ये स्पेसेस अगर पहले भी मिल चुकी हैं, किया जा सकता था, तो गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं किया?
आपने इमरान के बाद सबसे ज्यादा यही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए, एंड द आंसर इज द फॉलोइंग। देखिए, स्टेट की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, वो अब भी हमने आउटसोर्स की हुई है कि कोई बाहर का इदारा आएगा, वो हमारी मालियाती हालात ठीक करेगा, वो आएगा तो टैक्सेस बता देगा, कोई और आएगा तो हमारे बजटरी प्रोसेस को ठीक कर देगा। इस चीज से जब तक माइंडसेट को तब्दील नहीं करेंगे और केपेबल लोग इन पोजीशंस ऑफ पावर नहीं लाएंगे जो कि इस चीज को इतना क्लियरली समझते हो कि टाइम एंड स्पेस और स्टेबलाइजेशन को बिल्कुल जरूरी है, फंडामेंटल है मैक्रो स्टेबिलिटी, बट ये इनफ कंडीशन नहीं है। ये कई दफा जो पब्लिक फाइनेंस और पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझते हैं वो जानते हैं कि फंड के आने से ये दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। पर जब तक फंडामेंटल मसाइल हल करने के लिए फिलीपींस में एक 21 इकोनॉमिस्ट इकट्ठे हुए, कोई फंड का प्रोग्राम या IMF का नहीं था, उन्होंने एक पर्चा लिखा, उस पर बेस करके ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। मॉन्टेक अलूवालिया और जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक 1991 में फाइनेंस का प्रेजेंट किया, जो फाइनेंस बिल होता है या जो बजटरी स्पीच, और उसको M डॉक्यूमेंट के नाम से उसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया। मैं दुनिया की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ये खत्ते की भी मिसाल है, ईस्ट एशिया की भी मिसाल है। डॉक्टर साहब, दुनिया की मिसालों में हमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज भी तो नजर आती है ना। किसी पॉलिसी को काम करने के लिए कंटिन्यू करना भी तो जरूरी है। हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसीज गवर्नमेंट्स के साथ चेंज होती है। अगर 2-2.5 साल एक गवर्नमेंट चल रही है, 3 साल एक गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फौरी तौर पर पॉलिसीज चेंज कर देगी। इससे कितना नुकसान होता है? ये बात देखें, सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं है महदूद, इसको आप पाकिस्तान के सोशल सेक्टर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना, इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमने तवातर से कोई भी काम ऐसा नहीं किया। मतलब सोशल सेक्टर में हम यही तय नहीं कर पा रहे कि आज भी 2.5-3% पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो कोई कैंपेन आप देख रही हैं, ये सबसे बड़ा टिकिंग बॉम्ब है पाकिस्तान में। हम फैसलाबाद के लेवल का एक शहर हर साल ऐड कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी ना। अच्छा, डॉक्टर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स, जिस फंड की वजह से जिस स्पेस का तस्करा आप कर रहे हैं, ये स्पेस हमारे पास कब तक अवेलेबल है? अभी तो मेनली वी आर रिलाइंग इन फंड एंड देन द रेमिटेंसेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानीज। ये स्पेस कब तक है हमारे पास टू टेक द डिसीजन? ये रेमिटेंसेस भी इसलिए बेहतर है कि रुपया स्टेबल है, रुपए की स्टेबिलिटी जो है उसका फंड से अगेन बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये स्पेस अगले 1 से 1.5 साल जब तक के फंड कंफर्टेबली चलता है अवेलेबल है, पर उस स्पेस को यूटिलाइज आज करेंगे तो उसके समरात 1 से 1.5 साल बाद टाइम हमारा तकरीबन सेगमेंट का। थैंक यू वेरी मच। बड़े कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से आप सिचुएशन हमारे लिए एक्सप्लेन करते हैं, सीखने का मौका मिलता है। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सूरत हाल पर रोशनी डाल रहे थे और हमें बता रहे थे कि हमारी मईशत किस जानिब जा रही है, इस स्पेस को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है जो हमें इस वक्त IMF की वजह से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और ज़बरदस्त खबर जो कि जिस पे तबसरा बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ शो शुरू भी उससे हो, शो खत्म भी उस पर हो। आयशा कहती है नहीं, थोड़ी बात करनी चाहिए, वो क्रिकेट है। कल हम फाइनली अच्छा खेले और जीत गए। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा खेले। साइम अयूब साहब जो है शानदार वन लाइनर देता हूँ। आप जब नहीं भी जीतते ना तब भी वन लाइनर दे रहे हो तो कहते हैं बस मैंने बात नहीं करी। बादल जी, साइम अयूब साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा कल खेला है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। अब साहब बनता है 113 रन की इनिंग्स खेलेंगे तो फिर उसके ऊपर तो बनता है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज है। पहला मैच हार चुके थे, 80 रन से हारे थे। दूसरा मैच जो है वो खेला गया, वहां पे 10 विकेटों से शिकस्त दे दिए। जख्म दोबारा से भरे पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या करती है। इसका मतलब है कैपेबिलिटी है, साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्यून नहीं कर पाते और हार जाते हैं। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद है। हम तबसरा करने की पोजीशन में नहीं है, हम हमारा काम तो खबरें देना है। तबसरा करने के लिए तो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली वन ऑफ देम पाकिस्तान के एक बेहतरीन तज्जियाकार है क्रिकेट को लेकर। उनसे जरा जानते हैं, उनकी खुशी भी पूछते हैं कि है या फिर बस ठीक है। साइम अयूब को साहब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पहला यही पूछ लेते हैं भट्टी साहब से। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, सबसे पहले आपका टेक क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इमरान और आयशा के सुबह सुबह आपने हमें मौका दिया। देखें, मैं जहां रहता हूं कराची में, तो मेरा ख्याल 6वां या 7वां घर रिसेंटली साइम अयूब ने लिया है और खुशी होती है कि पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स जो माशाल्लाह
नहीं, मैं महंगे एरिया में नहीं रहता। साइम अयूब ने महंगा घर खरीदा है, तो 2-2.5 साल में क्रिकेटर्स माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन चले, उनकी मेहनत है, उसका उनको समर मिल रहा है। लेकिन हमारी क्रिकेट में इमरान और आयशा जी, जो इनकंसिस्टेंसी है ना, ये कई बार हमें हैरान भी कर देती है और परेशान भी कर देती है कि एज ए नेशन भी हम लोग गैर मुस्तकिल मिजाज है ना, कि पल में तोला पल में माशा। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हमें क्रिकेट में भी नजर आता है। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे होते हैं तो वो एकदम से ब्रूटल नजर आते। वो ये कोशिश नहीं करते कि हमारे सामने एक कमजोर हरीफ है तो हम उसको थोड़ा सा मार्जिन दे दें, वो फिर बड़े मार्जिन से हराते हैं। तो कल जिस तरह पाकिस्तान ने 10 विकेट से मैच जीता, यही पाकिस्तान क्रिकेट का खासा है और यही पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। लेकिन इतवार को जो पहले मैच में हुआ, वो मेरे ख्याल में आपको भी हैरान कर गया होगा, हमें भी हैरान कर गया कि 205 रन चेस करते करते हम 60 रन पर 6 खिलाड़ी आउट कर बैठे और डकवर्थ लुईस में मैच हार गए। तो मेरा ख्याल ये रविश जो है, ये चेंज करने की जरूरत है। थर्ड मैच में आप कोई तब्दीली देखते हैं पाकिस्तान के रवैये में इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस? देखें, मेरे ख्याल में अब चूंकि सीरीज 1-1 से बराबर है और जिम्बाब्वे ऐसी टीम है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिसके खिलाफ हम कुछ नए लड़के ट्राई कर सकते हैं। अब जिस तरह अच्छी बात है कि हमने फैसल अकरम को मौका दिया, कल हमने अबरार अहमद, आपको याद है लास्ट ईयर वर्ल्ड कप एशिया कप में बहुत अबरार अहमद का चर्चा रहा, टीम के साथ रहा, लेकिन उसको मैच नहीं खिलाया गया। अबरार अहमद का डेब्यू हुआ, तैयब ताहिर कल उनका भी डेब्यू था, उनकी बैटिंग नहीं आ सकी। मेरे ख्याल में जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं उनमें शाहनवाज धानी ने वापस पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है, उनको भी ग्राउंड में उतार के देख लें, क्योंकि ये जो इस वक्त हम कंफर्ट जोन हासिल कर सकते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो शायद फिर हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में एक आध जो बेंच पे लड़का है उसको ट्राई करके देख तो लें कि उनमें दमखम है, उनको आगे लेके जा सकें। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस सीरीज के पहले मैच में कुछ ऑफ कलर थे, तो हारिस रऊफ को आप रेस्ट दें, अपने नए या जो कम तजर्बाकार लड़के उनको ट्राई कर लें। अदरवाइज पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमने पहले मैच में दी, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में दी, तो फिर वो जो सीनियर्स बाहर हुए ना, अब वो आवाजें आना शुरू हो गई कि भाई उनको क्यों ड्रॉप किया, उनको वापस टीम में लाया जाए। साइम अयूब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, हमने शुरू में बात भी की, बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, आई बिलीव हमें 13 चौके उन्होंने लगाए, छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट बेहतरीन था, कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल था उनकी इस इनिंग्स के अंदर। ऐसा लगता है कि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस जो पिछले कई मैचों में वो गेन नहीं कर पा रहे थे, वो एक जो सॉर्ट ऑफ अंडर शेडो नजर आते थे हमें, या थोड़े ऑफ कलर। साइम चूंकि टैलेंटेड तो हैं, PSL में बड़ा अच्छा उनकी अपीयरेंस बड़ी ज़बरदस्त थी और उसी के बाद वो सामने भी आए। आपको लगता है अब आगे इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएंगे, करना चाहिए? साइम के लिए क्या है आपके माइंड में एज अ स्टार ओपनिंग बैटर फॉर द फ्यूचर? देखिए इमरान, आपका बड़ापन है, आपने इब्तिदा में मेरे बारे में थोड़े ज्यादा अल्फाज कह दिए। माशाल्लाह आपकी भी क्रिकेट में मैंने जितने आपके साथ प्रोग्राम किए, आपकी भी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त नॉलेज है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आप इस चीज से एग्री करें कि साइम का जो असल फॉर्मेट है वो तो T20 है। आपने भी PSL की बात की और हमने T20 टीम से साइम अयूब को ड्रॉप किया हुआ। तो मतलब हमारी सिलेक्शन में भी आप देखें ना, तो बिल्कुल साइम अयूब में सलाहियत है, साइम अयूब पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इंडिया की टीम को देख लें, इंडिया ने जिस तरह फर्स्ट टेस्ट में 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसमें एक लड़का जसवाल जिसने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 4थी सेंचुरी बनाई, लेकिन कोई इंडिया में ये बात नहीं कर रहा कि आप जसवाल को वनडे टीम में ले आए या T20 टीम में ले आए। हम हर लड़के को हर फॉर्मेट खिलाते हैं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन साइम अयूब, उसने अपने आप को शो किया है कि साइम अयूब में सलाहियत है, साइम अयूब बिल्कुल बड़ी काबिले तारीफ भी है। लेकिन पहले वनडे में क्या हो गया था साइम को, या ओपनर्स की हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम पहले वनडे में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? उस टाइम पे क्या प्रेशर था या फिर बहुत इजी ले लिया था कि सामने जिम्बाब्वे ही तो है? जख्म आप सूखने ना दीजिएगा हमारे आयशा।
पुराने ना होने दीजिए। देखिए हम लोग जिस तरह परफॉर्मेंस देते हैं, मैं तो खैर इतना शेरो शायरी से दिलचस्पी तो है, लेकिन अशार ज्यादा याद रहते नहीं है। मैं अक्सर मिर्जा गालिब का एक शेर कहता रहता हूँ बहुत सारे प्रोग्रामों में, कि वो मिर्जा गालिब शायद इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कह के चले गए थे कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर ये गैर मुस्तकिल मिजाजी ना हो, ये तमाशे ना लगे हो, तो फिर शायद आप भी हम लोगों को रिंग शो देंगे, तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल में होना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर सब अच्छा होगा तो फिर हमारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है और अच्छा है, लेकिन हमें साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिव एनालिसिस रखें। और आपको जब भी मधु करते हैं, आपका थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाते हैं और आप वक्त देते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। सो उम्मीद है जी आप अपना फेवरेट जो एनालिसिस है डिफरेंट एनालिस्ट से सुन के खुश होते होंगे। बड़ा अच्छा लफ्ज देख गए हैं, गैर मुस्तकिल मिजाजी पाकिस्तानी टीम में, तो ये लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम गैर मुस्तकिल मिजाज नहीं रहेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको रहनुमाई भी मिलेगी मुख्तलिफ इश्यूज के बारे में, खवातीन से रिलेटेड। एक ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक वंस अगेन। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं जिसमें इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक औरत जो है शरीक हयात हो, दोस्त हो या फिर अपने किसी रिश्तेदार की बात कर ली जाए, उनके हाथों कत्ल कर दी जाती है। 107 ममालिक के ये आदादो शुमार हैं जिस पर मबनी ये रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर हम तशद्दुद के साथ साथ जो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट की हम बात कर लिया, और ख़वातीन को हम फोकस करेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के इशूज़ जो हमारे सामने आते हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है, और इससे किस तरह से निपटा जाता है, इसके लिए कौन कौन से हमारे पास कवानीन मौजूद है और क्या उन कवानीन पर अमल दरामद भी हो रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं विफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत फौजिया वक़ार साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहतरमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसेंटली इसका दिन भी मनाया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा, अगर हम आपसे पूछें चूँकि आप काम कर रही हैं इसके ऊपर, किस नौइयत के तशद्दुद या हरासमेंट का सामना अमूमी तौर पर करना पड़ता है ख़वातीन को? देखिए, जो वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत का इदारा है उसके दो, एक तो जो काम की या मुलाजमत की जगह पे जो हरासमेंट होती है उससे डील करते हैं, और दूसरा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं ख़वातीन के, यानी कि जायदाद या जो ख़ुद प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है उसके जो हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाना। जो हमारे पास हरासियत के आते हैं, केसेस आते हैं, उसमें अननेसेसरी लोगों को गैर ज़रूरी पेशकशें करना और उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए कहना, और अगर वो मना करते हैं तो उसके नतीजे में उनको रिटेलिएशन करना या इंतकामी कार्रवाई शुरू करना, इस तरह के केसेस आते हैं। इसी हरासियत का एक और पहलू भी जो 2022 में कानून की तब्दीली के बाद या अमेंडमेंट के बाद आया है, वो ये है कि जो सिन्फ की बुनियाद पर इम्तियाज़ है, यानी कि औरतों को कमतर समझना, उनके बारे में एक राय ऐसे रखना कि ये इन्फीरियर हैं, वो सारे जो रवैये हैं या वो जो एक्शंस हैं वो हमारे कानून के तहत आते हैं और कानून में आते हैं। तो हमारे पास जो केसेस ज़्यादा आते हैं वो तशद्दुद के लेवल तक नहीं जाते, इसलिए कि अगर तशद्दुद हो जाए फिर तो पुलिस के पास ये केस बनता है, उसके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और उसके फौजी साहिबा, वर्क प्लेस हरासमेंट की शिकार ख़वातीन जो हैं वो कैसे आपके इदारे से कांटेक्ट कर सकती हैं, और क्या स्टैट्स हैं आपके पास, कितनी ख़वातीन जो हैं रिपोर्ट करती हैं इस हरासमेंट को? देखिए, मुलाजमत की जगह पर हरासमेंट या हरासियत एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ख़वातीन या काम में आती नहीं हैं, मुलाजमत में आती नहीं हैं, बावजूद नहायत दबाव के, मुआशी दबाव के, या फिर अगर आती हैं तो मुलाजमत छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हमारे आदाद शुमार काफ़ी बुरे हैं मुल्क में और दुनिया में भी ख़वातीन की मुआशी जो इस्तेहकाम है उसके लिहाज से। तो अगर किसी के ऊपर आवाज़ें कसे जाएँ या काम की जगह पे उसको गैर ज़रूरी पेशकशें हों, या अगर उसके एक खातून के साथ ख़ास तौर पे, हालांकि हरासियत तो किसी की भी हो सकती है, मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर सबकी हो सकती है, मगर मैं इसलिए खातून का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे इदारे में 90% जो कंप्लेंट्स हैं वो औरतों की आती हैं, और जो बाकी 10% है वो भी अपील्स में मर्द हजरात ज़्यादा आते हैं कि उनके साथ प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, ये गलत इल्ज़ाम था। तो अगर किसी के साथ मुलाजमत की जगह पर हरासियत होती है, बहुत आसान तरीका है, एक हेल्प लाइन है 0344 367 367। ये इस हेल्पलाइन पे कॉल करके इतला दी जा सकती है, फिर हम बुला के खातून को मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। या अगर
ऑनलाइन जाएं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो सिंपली FOSPA की वेबसाइट पे जाएं, FOSPAH इसकी मोतसिब का इदारा है, वफाकी मोतसिब की वेबसाइट है, उस पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत आसान तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी शिकायत। और अगर आप थोड़ी सी बल्कि 2-3 लाइनों में भी लिख देते हैं और पता लगता है उससे कि ये इसका ताल्लुक हरासियत से, तो फिर हमारी टीम भी कॉल करके मज़ीद मालूमात ले लेती है और फिर बुला के ठीक है। और डेफिनेटली आपके सोशल जो कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, उस पर भी आपको अप्रोच किया जा सकता है। एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केस के अंदर कि कोई खातून अगर हेरासमेंट की कंप्लेंट के साथ आई है तो इसको प्रूफ कैसे करे, चूँकि बाज़ वक़्त वर्बल होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है कि मुझे हरास किया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, हाउ डज इट वर्क? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। हरासियत एक समाजी मसला है, मुश्किल होता है प्रूव करना, जिसके लिए जो एविडेंस है उसके स्टैंडर्ड्स भी कानून शहादत जो ऑर्डर है उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं होते। उसका एक फ़र्क तरीक़ेकार होता है। कुछ चीज़ें तो हम वही शवाहिद ऐसे ही मांगते हैं कि जी आप, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, तो वो दे दें। CCTV कैमरे की फुटेज भी काफ़ी होती है। मगर जो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं कि अगर एक खातून मसलन एक जगह से निकली है, एक ऑफ़िस में से निकली है और किसी कमरे से, ऑफिस के किसी कमरे से, और उसका रंग जर्द हुआ हुआ है और किसी खातून ने या किसी कॉलीग ने, मर्द औरत किसी ने भी उससे पूछा है कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, सब खैरियत तो है, और वो नहीं भी बताती कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है, तो उस रवैये से जो उसके जिस्मानी हालत में चेंज आया है और दूसरे ने नोट किया, हम उसको भी एविडेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। हर एंगल का जायजा यानी कि लिया जाता है जब भी कोई खातून आपके पास आती है। फौजी साहिबा, मुझे ये बता दीजिए क्योंकि वक्त कम है, क्या कवानीन इसके लिए इनफ मौजूद हैं, और ये जो हरासमेंट है वर्क प्लेस के ऊपर, इज इट अ क्रिमिनल ऑफेंस? तशद्दुद हो तो तब क्रिमिनल ऑफेंस होता है। हरासियत काम की जगह पर जो है वो सिविल ऑफेंस है। और उसकी जो सज़ाएं दो तरीके की हैं, एक छोटी सज़ाएं और बड़ी सज़ाएं, जिसमें माइनर पेनल्टीज़ और मेजर पेनल्टीज़ कहते हैं। छोटी सज़ाओं में तो सेंश्योर यानी कि सरजनिश करना या फ़ाइन उसमें आता है, जबकि कॉम्पनसेशन भी आती है, यानी कि विक्टिम को दिया जाए या कंप्लेनेंट को जो उस मुश्किलात हुई हैं उसका फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। जो बड़ी सज़ाएँ हैं जो बहुत दफ़ा लगती हैं, उसमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस यानी कि काम मुलाजमत से हटा देना, या फिर रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की, यानी कि दोबारा कभी भी उसको नौकरी ना मिल सके, ख़ास तौर पे सरकारी इदारों में। और ये सरकारी और निजी तमाम इदारों पे लागू होता है कानून। ख़ास तौर पे इसके साथ साथ एक फ़ाइन का भी शिक है, जिसमें कि कुछ हिस्सा फ़ाइन का हुकूमत को जाता है और बाकी हिस्सा कंप्लेनेंट को जाता है। और बहुत दफ़ा देखा गया है कि जो लोग अपने लिए काम कर रहे होते हैं, जिस तरह वकील हजरात हैं या डॉक्टर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी अपनी कंपनियां होती हैं, वो खुद ही मालिक होते हैं। ऐसे हालात में कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस भी एक। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप खुद भी और आपका इदारा भी बड़ा अहम है पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, फौजिया साहबा ने अपना नंबर मेंशन किया है, आप ज़रूर जो वफाकी मोतसिब का इदारा है उससे रब्ता करें और खामोश ना रहें। प्लीज़ स्पीक अप ऐसे किसी भी मौजू को लेकर, चूँकि अगर आप खामोश रहते हैं तो हो सकता है वो एक जहर जो है वो कितने लोगों तक फैलता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन राइट वे के अंदर कि किसी का इस्तेसाल भी ना हो और आप अपना मौक़िफ़ इस मामले को उठाने का मकसद भी ये है कि आपको पता चले और आपके अंदर अवेयरनेस आए कि अगर इस तरह के इशू को जो है आप फेस कर रही हैं तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।